बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ MTH 301 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 23 से लेके 30 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 31 से लेके 35 तक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पे नया है काइंडली वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेक्चर नंबर 31 में हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एवेल्यूएट करें अपने लाइन इंटीग्रल। आपके पास इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन दी गई है जिसने कहा है कि अलोंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 3/4 टू पॉइंट 1/0। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपके पास चॉइस होती है कि आपने अलोंग द एक्स एक्सिस करना है या अलोंग द वाई एक्सिस करना है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपने लिमिट लेनी होती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को लिमिट का प्रॉब्लम रहता है कि ये लिमिट किस तरह से आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपके पास जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है ना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब आप चाहे y का आंसर निकाल लें या x का आंसर निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू इस सोल्यूशन के यहाँ पे हमने देखा है कि हमने x की वैल्यू ली है जो कि बन रही थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हमें अलोंग द गिवन किया था इसमें जो 3 था वो हमने y के स्क्वायर के बटे में लिख दिया। अब x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। हम इसका डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि अगर मैंने सारी इक्वेशन को y के अलोंग चेंज करना है तो मैंने dx की जगह पे भी कुछ चीज़ पुट करनी है और x की जगह पे भी चीज़ पुट करनी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो dx बराबर बन जाता है। स्टूडेंट आपको पता है ना किस तरह से लेते हैं हम डेरिवेटिव। तो dx बन जाएगा हमारे पास dx/dy और y का 2y और 3 साथ में y का dy। सही है, तो आपको अगर प्रॉब्लम है कि ये डेरिवेटिव किस तरह ऐसा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि x का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास जब लेंगे ना राइट साइड वाला वो 1 बन जाएगा और अगेन हम जब y पे जाएंगे तो वो बन जाएगा 2y। ठीक है, बटे वाला 3 आपके पास मौजूद रहना है और अगेन y का जो बनेगा वो बनेगा dy/dx। फिर ये वाला dx जो है ये इधर आके क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। सो dx इज इक्वल टू क्या बन जाता है 2/3y dy, जो कि आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम dx की जगह पर ये पुट करेंगे और x की जगह पर ये पुट करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से अलोंग द y चला जाएगा सारे का सारा। आप देख सकते हैं उसने dx की जगह पे पुट कर दिया है x की जगह पे पुट कर दिया है। और स्टूडेंट इसमें जो लिमिट का चक्कर है ना वो लिमिट देख लें। अब चूंकि वो फंक्शन को y के अलोंग लेके जा चुका है तो y के अलोंग आपको पता है कि हमारे पास ये पॉइंट x का है, ये y का है, इस तरह से ये x का है और ये y का है। और क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि 4 वाले से लेके 0 तक। ठीक है, हमारे पॉइंट ये है और हम y को डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि हमारा अलोंग द y इंटीग्रेशन होनी है तो हमने पॉइंट भी यहाँ से कौन से लेने हैं, y वाले, यानी कि 4 टू 0। तो देख सकते हैं उसने यहाँ पे लिमिट भी इस तरह से ली है 4 टू 0। नीचे हम लिखते होते हैं स्टार्टिंग लिमिट, ऊपर लिखते होते हैं एंडिंग लिमिट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आगे जब उसने वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीपल करना है y का स्क्वायर बन जाना है। मल्टीपल होने के बाद आपको ये फॉर्म मिलती है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का क्या असूल होता है आपको ये भी बताना ज़रूरी है। तो उससे पहले अगर हम देखें ये भी y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर है, राइट। और स्टूडेंट्स dy दोनों के साथ है तो हम पहले इनको ना इकट्ठा कर लेते हैं, जल्दी इनके जमा हो जाएंगे। -2/3 + 1/3, तो 3 एलसीएम लेने से -2 + 1 -1/3 बन जाएगा। हल करने से वही हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। फिर उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, y का क्यूब, और पावर जो बनी है उसने बटे में भी आना था तो वो 7 ऑलरेडी जो 3 है उसका 9 बन जाता है। इस तरह से हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है क्या बन जाती है हमारे पास अपर लिमिट में हमारे पास 0 हो रहा है और लोअर लिमिट में हमारे पास क्या था, 4 था। तो 3 की पावर 4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होती है जी, 64 के। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जी एवेल्यूएट करना है अपने लाइन इंटीग्रल को। आपके पास क्या है, ये कर्व की इंटीग्रल लाइन दी हुई है। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ जो सी लिखा है ये कर्व लाइन की इंटीग्रेशन होती है। वेयर सी इज़ द सेगमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। अब आपने क्या करना है, आपके पास फिर वही क्वेश्चन है। इसमें देखें आपको मज़ीद नहीं दिया, कहा गया कि x बराबर ये है जिसको आप ले फिर आप इसमें पुट करें। अब ये क्वेश्चन उससे कहीं आसान हो चुका है।
आपको ये वाई के अलॉन्ग सिर्फ लेके जाना है, इसके अलावा और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर ये वाई के अलॉन्ग कह रहा है तो आपने इससे पॉइंट भी कौन से उठाने हैं, वाई वाले उठाने हैं। वो वाई का कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 5, यही लिमिट दी हुई उसने, ठीक है। तो लिमिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही होता है कमेंट के अंदर कि सर लिमिट का प्रॉब्लम हो जाता है क्वेश्चन करते वक्त, लिमिट को पिक करना सीखें, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है जी, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो 3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन भी आ रहा था स्टूडेंट्स के सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर वो 7 हो तो वो 0 क्यों नहीं होता। अगर सिंगल कांस्टेंट नंबर हो तब उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अगर उसके साथ वेरिएबल मौजूद हो जिसके अकॉर्डिंग आप उसे डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर वो एज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के तौर पर रह जाता है साथ, वो 0 नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई का 3/3, क्योंकि जो पावर बनती है वो हमने बटन में भी लिखनी होती है, तो वो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता होता है। इस तरह से फिर आपका वाई का 3 बन जाता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में पुट करेंगे 5 की 3, वो 1 to 5 बन जाएगा। देन आपके पास 0 करेंगे तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे क्या कहता है, अब क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, आपको इंटीग्रल क्वेश्चन दी हुई है कर्व की और आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अलॉन्ग द एक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, अलॉन्ग द वाई भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और आपको पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से हमने क्या करनी होती है, लिमिट निकालना होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम इसको अलॉन्ग द एक्स में लेके जाते हैं। पहले को हम वाई के लेके आए थे, अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स के और हल करके देखते हैं कैसा हल होगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि वाई की वैल्यू दी हुई है, जहाँ जहाँ पे वाई होगा वहाँ वहाँ पे ये चीज़ पुट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे डी वाई है उसकी जगह पे पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो कि क्या बन रहा है, डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास 3x का स्क्वायर एंड dx। तो जहाँ पे dy है वहाँ पे 3x का स्क्वायर dx आ जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको y की जगह पे इसको पुट कर देंगे और dy की जगह पे हम इसके डेरिवेटिव को पुट कर देंगे जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसने क्या कर दिया, उसको टोटली x के अलॉन्ग लेके जा चुका है। अब आता हूँ मैं आपको लिमिट के कंसेप्ट पे लेके कि ये लिमिट में क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स लिमिट्स में देखें, चूँकि मैंने अब सारा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेके गया हूँ, तो इसमें x कौन सा होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कह रहा है ना, तो -1 से कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -1 to 1 इसकी लिमिट बनी थी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब हमने इसको टोटली एक्स में चेंज कर दिया। बाद में स्टूडेंट ये उसने क्या किया है, प्लस माइनस करके उसको ज़रूर दे के ये फॉर्म बना लिए। अब क्या करता है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, जो एक्स की पावर 5 है, इंटीग्रेशन लेने से उसकी पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। और जब पावर को बेटे में लिखेंगे 6 को, तो 6 3 से क्या हो जाना है, कैंसिल होकर 2 बच जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इसी तरह से हर अदर एलिमेंट जितने भी हैं उन तमाम की इंटीग्रेशन लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको साथ नज़र आ रहा है। बाद में क्या करेंगे, आप जस्ट पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1, फिर माइनस लगा के इन तमाम में -1 करके उनको चेंज कर देंगे। तो मैं स्टेप थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। आपके पास जितना भी ये सारा का सारा स्टेप नज़र आ रहा है, इसमें एक दफ़ा 1 पुट होगा कि 1 की 6 है, ठीक है। मैं आपको हल्का साइड देता हूँ यहाँ पे, +1 की 3 है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट करता जाऊँगा, जितनी भी टर्म है, मतलब यहाँ पे बाकी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैं माइनस लगाऊँगा, फिर मैं इसको लिखूँगा किसको, इसको, लेकिन यहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली माइनस इन तमाम बाकी वालों की अलामत को चेंज करके आपके पास जो डेफिनेटली नीचे स्टेप नज़र आ रहा है, फिर ये आपको स्टेप मिल जाता है, और बाकी आपके प्लस माइनस करना होता है। तो डेफिनेटली ये तो बच्चों का काम होता है, आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो लेक्चर नंबर 32 है स्टूडेंट्स, इसके अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो उसने कहा कि हमारे पास एवेल्यूएट करें, आपके पास फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है, जिसमें उसने कहा है कि आपने इसको शो द बिलो, कि आपने कहता है जी कि आप इसको शो करवाएं जी, शो बिलो, बिल्कुल नीचे जो है वो बिलो कर रहा है, आपने इससे बताना है, सॉरी, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिमिट के अकॉर्डिंग फंक्शन इस तरह से लाई कर रहा है, ये आपको बता रहा है। तो अब इसमें क्या बता रहा है जी कि सो फर्स्ट वी नीड पैरामीटर्स ऑफ ईच कर्व।
अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, C1 C2 C3, जैसा कि आपको इस कर्व के अंदर नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये पैरामीटर जो आपको नज़र आ रहे हैं C1 C2 C3, इनकी क्या लिमिट्स हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं। तो C1 को अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो ये -2 से लेके कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। ऐसे ही ना, C1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से 0 तक। और C2 की अगर बात करूँ तो वो क्या कर रहा है, हमारे पास किन किन की दरम्यान में जो है लाई कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से C3 की अगर हम बात करें तो वो भी 0 से 2 तक, यानी कि जिसमें आपका x जो है वो 0 और y के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू जा रही है। तो इस तरह से ये सिर्फ आपने क्या करना था, इनको आइडिया देना था कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि आपने इसे एवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन के, तो फिर आपने क्या करना है, इन तमाम के लिए अलग अलग आपने सोल्यूशन लेना है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपने ईच फॉर कर्व, पहली कर्व का आंसर लेना है, दूसरी का, तीसरी का। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास x का आंसर एज आ खुद जो है डी आ जाता है। नेक्स्ट जो होता है ना, वो होता है उनके जो पॉइंट बनते हैं ना स्टूडेंट, उनके जो पॉइंट बनते हैं, जैसे कि हमने C1 में देखा था 1 और 0 है, हमने क्या करना होता है, उनके स्क्वायर लेने होते हैं। ठीक है, उनका स्क्वायर लेके उन दोनों को जमा करना और उसकी इंटीग्रेट करना है। बाकी आपके पास ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करके ये आंसर बनता है। अब मैं C2 के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे ही वो C2 के लिए लेगा तो 1 और 3t का स्क्वायर। अब ये 1 और 3t का स्क्वायर क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक आपके पास 1 और एक आपके पास t का क्यूब -1। अब इनका अगर डेरिवेटिव ले लें तो t का 1 बनना है और t के क्यूब -1 का 3t बन जाना है। ठीक है, तो वही देखिए 3t बना हुआ, साथ में स्क्वायर आना था क्योंकि क्यूब था, फिर उनका स्क्वायर, और फिर इस तरह से इसका सोल्यूशन आगे आपको बेहतरीन बताया कि वो सिंपल सा काम है जी, इंटीग्रेट कैसे करना है। इसी तरह से C3 में अगर हम देखें सोल्यूशन से पहले, तो x इज इक्वल टू 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और y इज इक्वल टू t है और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपके c के क्यूब में चला जाएगा। ऐसे ही है, बाकी यहाँ पे x की जगह पे तो जो चीज़ ऑलरेडी x पे है वही आनी है, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इन तीनों के आंसर आ जाते हैं। फाइनली हमने क्या कर दिया, इनको ऐड अप कर देना है। ऐड करने से जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, राइट। इस तरह मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। एवेलुएट करता हूँ लाइन इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। स्टूडेंट ये जो मैंने फार्मूला बता रहा था ना आपको, वो आपके पास आर्क लेंथ का फार्मूला होता था, जिसमें हम इंटीग्रेशन साथ में फंक्शन का एक्स और ऊपर इसके रूट डाल के सॉल्व करते थे ना। वो हमारे पास कब हमने करना है, जब हमसे पूछ लिया जाए कि आप आर्क की लेंथ फाइंड करें। यानी जो भी आपको कर्व दी हुई है, अगर आपने उसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो आपने उनके पार्ट डिवाइड करने होते हैं पहले, और पार्ट डिवाइड करने के बाद अगर तो एक ही पार्ट है कर्व का तो बस वही आंसर है, अगर 3 पार्ट है तो उन तीनों के अलग अलग आंसर निकाल के उनको जमा करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे भी 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं, x y और z, ऐसे ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करना है हमें। x y z क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले x y z इन तमाम के डेरिवेटिव ले लेने हैं। x का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो 1 आ जाएगा, y का लेंगे तो 2t आ जाएगा, और z का लेंगे तो t का स्क्वायर क्यूब है ना, तो बन जाएगा 3t का स्क्वायर। वो 3 नीचे वाले 3 से कैंसिल होके 2t का स्क्वायर बन जाएगा। तो वो जो देखिए उनके डेरिवेटिव लेके उन्होंने नीचे रख दिए। बाद में आपने जो ds निकालना है, इन तमाम के डेरिवेटिव्स का स्क्वायर और उनका सम कर लेंगे। डेफिनेटली जो आपके पास आंसर होगा आपने उसे एक दफ़ा यहाँ पे रख लेना है। अब आपने इस ds/dt को क्या करना है, आपने आपका जो असल क्वेश्चन है आप वहाँ पे लेके जाएंगे। ये देखें ds का था, आप वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और इन तमाम तर चीज़ों को वहाँ पे जब पुट कर देंगे तो 3x y² z² इनको पुट करने के बाद इनको ज़रब दे दी जाएगी। ज़रब का बताइए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, t की पावर जितनी बनती है वो 11 बन जाती है। कैसे 11 बन जाती है, 2 2 4 और 1 5, 5 तो बाहर बन जाती है और 6 ये वाली, तो ये 11 बन जाती है, जो कि आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब जब ये आंसर आ रहा है, x y z सारा कुछ आ रहा है, बाकी आपके पास जो ds था उसका आंसर हमने ऑलरेडी देखा था, तो ये बन रहा था। ठीक है, हमने एक्स वाई जी का आंसर देखा तो ये बन रहा था, बाकी जो ds था उसका आंसर 1 + 2t का स्क्वायर dt, ये उसका आंसर था, राइट। बाद में फिर इनको भी आपस में मल्टीपल करके हमने सिंपल इसको इस फॉर्म में ले आए हैं। और नेक्स्ट आपको पता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होती है।
4/3 कांस्टेंट है। जब t11 का इंटीग्रेट करेंगे तो t12/12 बन जाएगा, वो 12 ऊपर वाले से कुछ कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर आपके पास है प्लस माइनस से इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके पास आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। उसने कहा है जी एवेल्युएट करें लाइन इंटीग्रल को, इंडिपेंडेंट पाथ आपके पास क्या है। अब स्टूडेंट इसमें देखें, ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इसमें इंडिपेंडेंट पाथ आपने एवेल्युएट करना है। यहाँ पे इसमें आप लिमिट भी देखें तो लिमिट भी इन दी फॉर्म ऑफ पेयर में नज़र आ रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपने टैकल करना है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले आपने करना कुछ नहीं है कि आपके पास जो भी डी एक्स और डी वाई गिवन है ना, आपने उनको अलग अलग ले लेना है। यानी एक को पी ले लें और एक को क्यू ले लें, उसको अलग से सॉल्व करें, उसको अलग से सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने अलग अलग कर लिया। फिर जब इनका हमने इंटीग्रेट किया, अब स्टूडेंट इंटीग्रेट किस तरह से किया आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें इस वाले को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई के कर रहे हैं। जिसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे वहाँ पे मौजूद वाई एज अ कांस्टेंट होगा, उसे हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले के, तो इसमें 3 भी वैसे रहना है, ठीक है, वाई का स्क्वायर भी वैसे रहना है, और एक्स स्क्वायर जो होगा ना उसकी इंटीग्रेशन से एक्स का क्यूब बाय 3 बन जाना है, वो 3 कैंसिल हो जाता है और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आपको नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पे ऐसे ही। बिल्कुल इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2 और एक्स का क्यूब वैसे रह जाएगा, सॉरी क्यूब, ठीक है, और जो y है उसका y का स्क्वायर ओवर 2 बनना है, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसमें हम देखें तो दोनों डिसिमिलरिटी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट हो जो दोनों से डिफरेंट हो, दोनों के आंसर एक आ रहे हैं। ऐसे ही ना देख सकते हैं आप, दोनों के कुछ 1 और 2 हैं, उनका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो अगर इनका आंसर हमारे पास सेम आ रहा है तो हम इनको एक फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से हमने फिर क्या किया, हमने उन दोनों की जगह पे स्टूडेंट हमने कौन सा फंक्शन जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। क्या अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ये इस चीज़ का डेरिवेटिव है। और हमें पता है कि जब हम इस तरह की चीज़ को सॉल्व करते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ, मतलब कि ये जो आंसर क्वेश्चन है ना आपका, इसका डेरिवेटिव लूँ तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बन रही है, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे की बिल्कुल उलट होते हैं, जिस तरह से लॉग और एंटी लॉग होते हैं। यहाँ से ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हो जाएंगी कैंसिल, राइट, और बाकी जो लिमिट है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। और लिमिट अप्लाई का पता है आपको कि एक्स और वाई, पहले आपने एक्स की जगह पर -1 और वाई की जगह 0 पुट करना है और उसे अपर लिमिट के तौर पे लिखना है, फिर माइनस लिख के एक्स की जगह पे 2 जाके हमारे पास, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे बनता है। 2 की पावर क्या बन जाएगा, हाँ जी, तो एक्स की जगह पर 2 पुट करने से 2 की पावर 3 और वाई की जगह पे क्या बन जाएगा आपके पास 4, तो वो बन जाता है -2 की पावर 2। तो ये तो मल्टीपल हो रहे हैं ना। अब इसका सारा आंसर चूँकि 0 हो जाना था, चूँकि वाई की जगह पे 0 पुट करने से डेफिनेटली सारा कुछ ही 0 हो जाना है, राइट। और आंसर देखिए स्टूडेंट्स, इसका 8 बनना था, इसका 4 बनना था, तो आंसर बन रहा था माइनस का 32, लेकिन ये पॉजिटिव 32 को लिख रहा है। तो इस बात के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके पास लेंथ होती है ना, कि नेवर भी नेगेटिव, ये जो लेंथ होता है ना इसकी मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। तो और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। इसका जब हम इनको अलग अलग लेते हैं, बाद में हमने इनको क्या किया, अलग अलग से इंटीग्रेट किया, आंसर सेम बने, जो कि नो डिसिमिलरिटीज़ है इसमें किसी किस्म की। फिर वही काम उनको हम सिंपल डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख के क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से कैंसिल कर देंगे, और फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल एज इट इज़, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, आपको पुट करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये 1 बनता है। तो अपर लिमिट में मेरे पास 1 है, एक्स की जगह पे पहले 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, साइन वाई में हमारे पास π/2 आ जाता है, ठीक है। और फिर माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0 वाई की जगह पे 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन 90 भी 1 होता है, तो 1 × 1 डेफिनेटली आंसर आपका 1 मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर आ जाता है 33। इस लेक्चर में हम ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीन थ्योरम के बारे में भी आइडिया होना ज़रूरी है।
अगर आपने ग्रीन थ्योरम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका जो लेक्चर है वो डाल दूँगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका सोल्यूशन देखिए, हमने इसकी डायग्राम को पहले पिक करना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। उसने हमसे कहा है हमारे पास जो ये जो कर्व दिया हो ना, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल की इंटीग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई वेयर सी इज़ द ट्राइंगुलर वर्ट्स। अब हमारे पास इनकी चूँकि ये क्लोज हैं, इनके वर्ट्स भी मौजूद होंगे जो कि उसने हमें दे दिए हैं 0 0 1 0 एंड 1 2। ये उसके क्या है, ये इनके वर्टिसेस हैं। अब हमने इससे क्या फाइंड करना है हमने इसके अकॉर्डिंग वो जो हमें क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन का उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे कि सो द कर्व डज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ग्रीन थ्योरम। वी कैन सी दैट अब ये थ्योरम किस तरह से जो है वो इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, तो इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने उसी तरह से जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, मैं उसमें से एक पार्ट एक्स पी के लिए और एक पार्ट क्यू के लिए उठा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें पी और क्यू के लिए पार्ट उठा लिया। अब मैं ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया जी, मैं एक्स वाई डी एक्स और ये जो भी था हम उनको जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हम डबल इंटीग्रल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास वाई क्यूब माइनस डी एक्स। अब ये देखें जैसे ही हम इनको इंटीग्रेट करेंगे ना, ये हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू में लेके आना जा रहे हैं। अब इसमें देखें हमने एक्स वाले और वाई वाले के अकॉर्डिंग उनको लिमिट दी है। ये जो वाई वाले की वैल्यू है ना, इनकी लिमिट हमारे पास ये वाली है, और ये जो एक्स वाले की है उनकी लिमिट बाद वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन भी जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई के अकॉर्डिंग करनी है। वाई के अकॉर्डिंग हल करने के बाद आपके पास जो आंसर होगा उसमें आपने लिमिट पुट करने के बाद अब आपके पास फॉर्म बन जाएगी सारी एक्स वाली। फिर आपने उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है और उसके बाद आपने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है, आपने पी क्यू लेना है, बाद में आपने क्या करना है जो आपको बता भी रहा है कि 0 2। हाँ जी, अब आपने एक्स के जाना है लॉन्ग वाई के लॉन्ग जाना है, इससे आपको लिमिट मिल जाती है। उसने एक्स के लिए लिया है तो एक्स के लिए फिर आपको 0 2 2 और वाई के लिए 0 2 2, दोनों के लिए सेम बन रही थी इसमें। तो ये देखें बिल्कुल वही काम किया उसने कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और इन डी एक्स और डी वाई को हमने अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसे यहाँ पे इस फॉर्म में पहले बना लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट उसकी इंटीग्रेशन करनी है और आपको सिंपल से इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाजमी ग्रीन थ्योरम का जाके क्वेश्चन को देखें, ताकि ये लेक्चर आप लोगों के, चूँकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान है और उसका शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग भी आ जाता है, तो आप इन लेक्चरों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता हूँ जी ग्रीन थ्योरम के बाद आपका जो लेक्चर नंबर 35 है, सॉरी 34 है, उसमें उसने हमसे फाइंड द कर्ल वैल्यू पूछ ली है फंक्शन की। हमें फंक्शन भी गिवन है और हमसे कह रहा है कि आपने इसके कर्ल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्ल वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं, इनका फार्मूला होता है हमारे पास कि जो भी वेक्टर हमारे पास गिवन होता है हमने उसका डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमने उसको इंटीग्रेट उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे आई जे के आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई और करली बाई करली जी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आई के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यू है वो आपके पास अलॉन्ग द एक्स एक्स आ जाएगी, और जे के अलॉन्ग जितनी भी वैल्यू है वो वाई के और के अलॉन्ग ये वाली। ठीक है, इसके बाद आपको पता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब हम आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम इसको और इसको छोड़ देंगे, ये वैल्यू आपस में मल्टीपल होंगी, जिसमें आपको करली बाय करली वाई के साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फिर माइनस फार्मूले का जब आप डिटर्मिनेंट को हल करते हैं, और करली बाई करली जी, और साथ में आपके पास जो है वो एक्स वाई और जी नज़र आ रहा है, जो कि आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से जब आप सेकंड पोर्शन जो कि जे केप का है उसके साथ आते हैं तो दरमियान में नेगेटिव आती होती है। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे प्लस लगाया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू को चेंज कर चुका है, पहले वाले की बाद में लिख रहा है, बाद में वाले की पहले लिख रहा है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम जे के लेते हैं ना तो उसका असूल ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस रो को, कॉलम को और रो को छोड़ देना होता है।
इसने इससे मल्टीपल होना है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो पहले इसको ले रहा है। ये उसी वजह से लिख रहा है कि उसने यहाँ पे प्लस लगा दिया है और माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया है। वरना असूल ये होता है कि बाहर नेगेटिव लेने के बाद पहले इनको और फिर इनको। अगर आप पहले इनको लेंगे तो फिर आप प्लस लगा देंगे और फिर अपनी तरतीब उलट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेथड होता है। और स्टूडेंट इनका जो आंसर आता है ये कैसे आता है, अब देखें हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसका जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगा तो माइनस तो रह जाएगा, एक्स का बन जाएगा 2x। ठीक है, और जो y है, हम चूंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x का स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे आ जाएगा। y जो साथ मैंने 2 लिखा है ना, ये y स्क्वायर का लिख रहा हूँ 2y। ठीक है, जब इसका लूँगा विद रिस्पेक्ट टू z तो इसमें x और y वैसे रह जाएंगे, z के रिस्पेक्ट ले रहा हूँ तो z 1 हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ x y ही शो होगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, x के लॉन्ग हो, y के लॉन्ग हो, z के लॉन्ग हो, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। अनदर क्वेश्चन में उसने हमसे डाइवर्जेंस के बारे में कहा है। ये जो डी आई वी लिखता है इसका मतलब डाइवर्जेंस होता है, और जो कर्ल लिखता है उसमें डिटर्मिनेंट होता है। ये आपके लॉन्ग के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोबारा सुन लें कि जब आपसे कर्ल के लिए बोले तो आपने डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, और ये वेक्टर की निशानी होती है। जब आपसे डाइवर्जेंस के बारे में पूछता है तो इसका आंसर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी का होता है और उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। इसका आपने मेथड जहन में रखना है। डॉट प्रोडक्ट का काम क्या होता है, ये सिंपली होता है कि आपने करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जी इन तमाम फंक्शन के लिए अप्लाई करना है। और आपने यकीनन जो पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आई डॉट आई का आंसर मिलेगा, बाकी आई डॉट जे हो, आई डॉट के हो, उनके आंसर सिफर हो जाते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही स्टेप शो करवाएगा जिसका आंसर आएगा, यानी आई डॉट आई का, जे डॉट जे का, के डॉट के का, सिर्फ इन्हीं की ही डेरिवेटिव ली जाएगी, डेरिवेटिव लिया जाएगा। बाकी जो है वो आई डॉट जे या आई डॉट के वो ज़ीरो होते हैं, इसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सिंपली उसने यहाँ पे लिख दिया है कि जब वो इसका डेरिवेटिव लेगा, ये इसका लेगा और ये इसका। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि करली बाई करली एक्स था आंसर, लेकिन वहाँ पे वाई जी स्क्वायर है, इसमें एक्स था ही नहीं। ये सारा ही कांस्टेंट होने की वजह से आंसर सिफर शो हो जाता है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई था लेकिन साथ एक्स है तो वो एज अ कांस्टेंट बच गया। इसमें जी के साथ एज अ वाई कांस्टेंट था तो वाई बच गया। तो यही आपका डेफिनेटली फाइनल आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपके ने खुद करना है डाइवर्जेंस किस तरह से लेते हैं। लेकिन एक बात का याद रखना, उसने डाइवर्जेंस के पहले ग्रेडियंट भी बोला है, जी आर डी जो लिखा है ना, इसे ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। आपने पहले डाइवर्जेंस लेना है जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, फिर उसके बाद आपने दोबारा से फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आपने आंसर डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा फिर उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करना होता है। किस तरह करते हैं अप्लाई जी, डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, ये आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आपके पास कर्ल एफ, फिर उसने डाइवर्जेंस है। अब ये कर्ल एफ का मतलब होता है कि पहले आपने डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस करना है, उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट वाले पे आना है। तरतीब ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें पहले जो फंक्शन दिया था, अब जब उससे हम कर्ल ले रहे हैं ना, तो कर्ल का मतलब आपके पास डेफिनेटली ये हमारे पास सिंपल साइन का फंक्शन था, उसने इसे ऐसे भी करके दिखा दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है कि जब आप इसे करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आंसर आएगा। स्टूडेंट इसमें एक और बात का भी ध्यान रखना है, इसमें जो आपके पास फंक्शन है ना दिया हुआ, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनके साथ आई जे के नहीं लगाए हुए। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इन दोनों पे अप्लाई करना है। इसमें साइन एक्स वाई पे भी जाएगा और कॉज एक्स वाई भी, करली एक्स आपका दोनों पे जाएगा, वाई वाला भी इन दोनों पे ही जाएगा। क्या रीज़न है, पीछे क्यों नहीं गया था यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए जा रहा है कि आपके साथ जो नेक्स्ट फंक्शन गिवन है वो स्केलर है। अगर तो ये वेक्टर होता तो सिर्फ आई ने आई से काम करना था, जे ने जे से। अब यहाँ पे टोटली काम डिफरेंट हो चुका है, आपका जो फंक्शन है वो पूरे का पूरा एक्स से भी होगा और वाई से भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका कर्ल आ जाएगा, उसके बाद आपने जब ग्रेडियंट लेना है तो जब आपने फिर उस पर क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट से करली बाय करली एक्स को अप्लाई कर देना है। मैं आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी बता देता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब आप इसको कर्ल के हिसाब से फॉर्म करते हैं ना हल, तो आपका स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब आप इसको ग्रेडियंट के हिसाब से करते हैं तो आपका जो वेक्टर में कन्वर्ट हुआ था फंक्शन, वो दोबारा से स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आई जे के उनसे ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी जो है ना मतलब की निशानी है। आपने इनको एमसीक्यूज़ के लिए पिक करना, आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं कि ग्रेडियंट कर्ल से, या ग्रेडियंट जो है वो आपका
कर्ल के बिना आ जाए या डाइवर्जेंस अकेला हो किसी स्केलर फंक्शन पे, तो आंसर किस तरह से आते हैं, तो आपने मेरी बातों को ज़रा अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बाई पार्ट इंटीग्रेशन है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन में आपको पता ही है कि क्या असूल होता है। अगर आपके पास दो फंक्शन दिए गए हों तो फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से लिया जाता है। उसमें देखें एक्स का क्यूब उसके पास और दूसरा फंक्शन है एल एक्स, ठीक है। अब बाई पार्ट इंटीग्रेशन में ये दो पार्ट हैं, एक ये है और एक ये है। पहले तो आप मेथड समझ लें। पहले मेथड ये होता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे छोड़ देना होता है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी होती है। सुन लीजिएगा अच्छे से बात। सेकंड की इंटीग्रेशन करने के बाद फिर आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं आपको ना इसका एक्स वाई के हिसाब से एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स हो, दूसरा आपके पास जी ऑफ एक्स हो। बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आपने पहले फंक्शन जो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है छोड़ दिया, इंटीग्रेशन करनी है आपने जी ऑफ एक्स की, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, माइनस लगाना है फॉर्मूले का, फिर आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेटेड फंक्शन को, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं इसे एज एडिटिव लिख रहा हूँ ताकि ये मुकम्मल आंसर समेत आएगा, और डेरिवेटिव वो फंक्शन जो आपने ऑलरेडी पहले छोड़ दिया है। तो अब अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ, फर्स्ट फंक्शन एज एडिटिव इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेटेड ऑफ अ इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है। अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, तो आपने ना एक सेंटेंस याद रखना है आई लेट का। आई लेट, आई फॉर इन्वर्स होता है। जब भी बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इन्वर्स वाला फंक्शन हमेशा पहले लिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है लॉगरिथम वाला फंक्शन। अगर इन्वर्स और लॉगरिथम दोनों आ रहे हैं तो आपने इन्वर्स को पहले लेना है, लॉगरिथम को बाद में लेना है। फिर ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें एक्स के 3, एक्स की 2, एक्स वगैरह कोई भी चीज़ आ जाती हैं। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद आपकी ई की पावर वाले जितने भी फंक्शन आ जाते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो अगर कोई भी दो फंक्शन है तो इस तरतीब को लाजमी याद रखना है। यहाँ पे एक अलजेब्रिक है, दूसरा लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ कि लॉगरिथम ने पहले आना है, तो लॉग एक्स को छोड़ दूंगा, एक्स की 3 की इंटीग्रेशन लूँगा तो एक्स की 4/4 माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन का इंटीग्रेट दोबारा से 4/4 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि लॉग एक्स का 1/x। अब ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, इस x की 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि लॉग एक्स तो साथ रहना ही था, x की 4/4 बनना ही है, माइनस 1/4 बाहर निकल आया, x की 3 बची थी, उसका बस क्या करेंगे आप इंटीग्रेट लेंगे तो वह x की 4/4, वो 4 और 4 16 बना देगा। डेफिनेटली आपने इसे समझ लिया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बाई पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पहले आएगा या अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट आ रहा है ना, पावर 11 है, तो ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेक्चर नंबर 35 है, वो आप लास्ट में देख लेना। उसमें बहुत ही कमाल की ट्रिक बताई हुई है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इवन है या ऑड है और लिमिट आपके पास 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, उनका शॉर्टकट मेथड जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लेना है ताकि आपको इसका ट्रिक समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये सारे उसी ट्रिक से होने कि पावर अगर इवन है या पावर अगर ऑड है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला से शॉर्ट ट्रिक का आपने क्या यूज़ करनी है। तो आप इस तरह से आपका जो लेक्चर नंबर 35 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।